नमस्कार, मैं सरिता चौधरी राजस्थान सरकार व वेदांता के CSI इनिशिएटिव ई कक्षा जिसका टेक्निकल पार्टनर मिशन ज्ञान है, आप सभी का स्वागत करती हूं। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस RBSc हिंदी मीडियम पैटर्न के अकॉर्डिंग, जिसके अंतर्गत सेक्शन ए राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणाओं के अंतर्गत यूनिट 2 आधुनिक राजनीतिक अवधारणाओं के संदर्भ में राजनीतिक संस्कृति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज के वीडियो के अंतर्गत हम लोग जानेंगे राजनीतिक संस्कृति के आवश्यक घटक कौन से हैं और उसके निर्धारक तत्व कौन से हैं, यानी राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करने वाले तत्व कौन से हैं। इससे पूर्व हम लोगों ने अध्ययन किया है राजनीतिक संस्कृति का अर्थ और उसकी परिभाषाओं का, जिसमें हम लोगों ने जाना कि राजनीतिक संस्कृति व्यक्तियों के मनोभावों, मूल्यों और आदर्श प्रतिमानों तथा अभिवृत्तियों का वह पुंज होता है जिसका संबंध राजनीतिक व्यवस्था से होता है। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं राजनीतिक संस्कृति के घटक के बारे में अध्ययन करना। राजनीतिक संस्कृति के घटक, जिस प्रकार से जो मैंने रेखा चित्र बनाया है उसी प्रकार से आप अपनी नोटबुक में बना लीजिए, और यदि एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप प्लीज़ इसे इसी प्रकार से लिखें, क्योंकि ये बहुत ही इम्प्रेसिव तरीका है। फिर इनको जब अलग अलग समझाना है, अलग अलग रूपों में बताना है, तब आप अगले पेज पर इनकी व्याख्या करें। इस प्रकार से बताया हुआ एग्जामिनर को बहुत अच्छे से समझ में आएगा और उन्हें यह भी लगेगा कि स्टूडेंट ने बहुत अच्छी तैयारी की है, गहन रूप से इसके बारे में जाना है। तो राजनीतिक संस्कृति के दो घटक हैं, एक है अभिमुखीकरण यानी झुकाव, प्रवृत्ति, और दूसरा है राजनीतिक विषय। आप लोगों के सिलेबस में इसे इसी प्रकार से बताया गया है, पहले अभिमुखीकरण और फिर राजनीतिक विषय, और अमूमन जितने भी बुक्स मैंने देखी हैं उनके अंतर्गत भी इसी रूप से बताया जाता है। लेकिन हम इसे समझेंगे पहले इधर से, लेकिन आप लोगों को एग्ज़ाम में भी इस प्रकार से ही लिखना है, पहले अभिमुखीकरण को व्यक्त करना है, फिर राजनीतिक विषय को व्यक्त करना है। थोड़ा सा पीछे से रिवर्ट होकर फिर हम अभिमुखीकरण की तरफ आते हैं। राजनीतिक विषय ऐसे विषय जिनका राजनीति से संबंध होता है, यानी आमंड जो अभिमुखीकरण कहता है और जिसे ईस्टर्न पर्यावरण कहता है और स्पियरो राजनीतिक शैली कहता है, वह है राजनीतिक विषय। अब इन राजनीतिक विषयों के अंतर्गत वे सारी चीज़ें समाहित होती हैं जिनके कारण व्यक्ति अभिमुखीकरण करता है, जिनका संबंध मुख्यतः राजनीति से होता है, और इनकी वजह से ही व्यक्ति राजनीति के प्रति झुकाव उत्पन्न करता है या प्रवृत्ति उसकी उत्पन्न होती है, उसका दृष्टिकोण उत्पन्न होता है, विचार या सोच उत्पन्न होती है। सबसे पहला होता है राजनीतिक व्यवस्था, यानी प्रत्येक देश के अंतर्गत एक राजनीतिक सिस्टम होता है। देखो, मैं बता दूं आप लोगों को, जो ये राजनीतिक संस्कृति कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, वह तुलनात्मक राजनीति की अवधारणा है। तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत अनेक देशों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाता है, और जो राजनीतिक संस्कृति है उस तुलनात्मक राजनीति का एक मानक अवयव है, एक मानदंड निर्धारित करने वाली अवधारणा है। तो यह किसी एक देश से संबंधित नहीं होती, प्रत्येक देश की राजनीतिक संस्कृति होती है, चाहे वह अधिनायकवादी देश हो, चाहे वह सर्वाधिकारवादी देश हो, चाहे वह सैनिक शासन वाला देश हो, चाहे राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हो, और चाहे लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। प्रत्येक अवस्था के अंतर्गत राजनीतिक संस्कृति होती है, लेकिन उसके रूप अलग अलग होते हैं। तो इसे ही समझेंगे कि राजनीतिक विषय के अंतर्गत एक राजनीतिक व्यवस्था होती है, एक सिस्टम होता है जिसके अंतर्गत राजनीतिक गतिविधियां संचालित होती है। पहली बात राजनीतिक व्यवस्था होती है। दूसरी है राजनीतिक संरचना। अब इस राजनीतिक व्यवस्था की संरचना है, यानी शासन के स्तर हैं, शासन की इकाइयां हैं, शासन के संस्थागत रूप हैं, शासन के पदाधिकारी हैं, कार्य प्रणाली है, उनके कार्यों का विभाजन है, उनकी नियुक्ति उन्मुक्ति की व्यवस्था है। ये सारी व्यवस्था कहलाती है राजनीतिक संरचना। यानी उस राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका है, न्यायपालिका है या विधायिका है, ये संस्थागत रूप में है, और ये किस रूप में कार्य करते हैं। फिर कोई स्थायी कार्यपालिका है, फिर अस्थायी कार्यपालिका है, तो वे किस रूप में कार्य करते हैं, यानी वहाँ के जो लोग राजनीतिक संरचना में किस रूप से भागीदार होते हैं, यह भी राजनीतिक संरचना के अंतर्गत आता है। तो राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक संरचनाएँ होती हैं। अब अलग अलग राजनीतिक संस्कृति वाले देशों के अंतर्गत
अलग अलग प्रकार की राजनीतिक संरचनाएं होती हैं। हमें समझना है कि राजनीति विषय के अंतर्गत 4 तत्व होते हैं। पहला है राजनीतिक व्यवस्था और दूसरा है राजनीतिक संरचना, तीसरा है समस्याएं और नीतियां। अब राजनीतिक संरचना की, राजनीतिक व्यवस्था की अपनी समस्याएं हैं और अपना शासन संचालन करने के लिए अपनी नीतियां हैं, अपनी व्यवस्थाएं हैं। तो वह हो गया समस्याएं और नीतियां। फिर है लास्ट में अभिकर्ता के रूप में व्यक्ति, यानी व्यक्ति राजनीति के प्रति किस प्रकार का एक्शन रिएक्शन करता है, किस रूप में वह शामिल होता है, किस प्रकार का वह एटीट्यूड करता है, किस प्रकार से वह राजनीतिक व्यवस्था के साथ जुड़ता है, क्या वह शासन में भागीदार होता है या केवल बाहर से देखता है, क्या वह शासकों के रूप में चुना जाता है और उस शासन के द्वारा व्यक्ति को क्या प्रदान किया जाता है, और यदि व्यक्ति शासन में आता है तो किस प्रकार से अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। यह है सबसे इम्पोर्टेंट बात, यानी राजनीतिक अभिकर्ता के रूप में, राजनीतिक कर्ता के रूप में व्यक्ति। राजनीतिक विषय के अंतर्गत हम लोगों ने 4 बातें देखी: राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संरचना, समस्याएं और नीतियां, और चौथा राजनीतिक कर्ता के रूप में व्यक्ति। अब ये जो सारी राजनीतिक विषय है, इनके प्रति व्यक्तियों का झुकाव, नागरिकों का झुकाव, नागरिकों का दृष्टिकोण, नागरिकों का एटीट्यूड किस प्रकार का है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, आक्रोशित है, क्रुद्ध है, सहमति वाला है, वह किस प्रकार का है, वही है अभिमुखीकरण। और इसके अंतर्गत 3 बातें बताई गई हैं: ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण, भावात्मक अभिमुखीकरण और मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण। अब ये व्यवस्थाएं तो प्रत्येक शासन व्यवस्था के अंतर्गत, प्रत्येक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत होती हैं, यानी जो राजनीतिक विषय हैं वह तो प्रत्येक शासन के अंतर्गत होती हैं, लेकिन यह अभिमुखीकरण प्रत्येक शासन के अंतर्गत अलग अलग स्तर से होता है। उसी के आधार पर उस देश की राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। कोई देश ऐसे हैं जहाँ की राजनीतिक संस्कृति बहुत डेवलप है, यानी वहाँ के लोगों का राजनीति के प्रति नज़रिया है, एटीट्यूड है, वह बहुत ही क्रियाशील है, बहुत भागीदारी वाला है। छोटी छोटी बातों पर वह बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, भाग लेते हैं। और कुछ देश ऐसे हैं जहाँ उन्हें अपने को क्या लेना है, कोई न होई हमें क्या हानि, ऐसी स्थितियाँ भी हैं जहाँ उन्हें शासन से कोई मतलब नहीं होता, शासन क्रियाओं से कोई मतलब नहीं होता, यानी राजनीतिक विषयों से उन्हें कोई सरोकार नहीं होता। तो अब अभिमुखीकरण को समझते हैं हम लोग। ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण, ज्ञान के प्रति झुकाव। अब ज्ञान के प्रति मतलब राजनीतिक विषयों के, राजनीतिक विषयों के, राजनीतिक व्यवस्था के प्रति ज्ञान है कि नहीं, यानी उन्हें मालूम है कि नहीं कि राजनीतिक व्यवस्थाओं में संचालित क्या हो रहा है। इन्हें हम फिर डिटेल से आगे पढ़ेंगे अभी। फिर है भावात्मक अभिमुखीकरण। उस स्थिति के अंतर्गत नागरिकों का भाव उत्पन्न होता है राजनीति के प्रति। और तीसरी स्थिति है मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण, यानी जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है और भाव, मनोभाव उत्पन्न होने लगते हैं, मन में विचार उत्पन्न होने लगते हैं, और तत्पश्चात तीसरी स्थिति आती है मूल्यांकनात्मक, यानी वह मूल्यांकन करने के स्तर पर आ जाता है। कौन? नागरिक। इस प्रकार से इस जो आमंड एंड पावेल के द्वारा जो अभिमुखीकरण का वर्गीकरण है, इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं। इनके मैंने नंबर दिए हैं 1, 2 और 3। अब ये नंबर केवल इनको संख्यात्मक रूप से व्यक्त करने के लिए ही नहीं दिए गए, वास्तव में यह 1 नंबर की स्थिति है और यह 2 नंबर की है, 3 नंबर की। जिस प्रकार से हम स्टेयर चढ़ते हैं तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं, वैसी ही स्थिति है। यह पहली स्थिति है, फिर उसके बाद ये दूसरी स्थिति है और ये तीसरी स्थिति है। ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण यानी व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जानने लग जाता है, वह जान जाता है कि राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत क्या हो रहा है, यानी राजनीतिक विषयों का व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है और उसके अस्तित्व के प्रति वह सजग हो जाता है। दूसरी स्टेज है भावात्मक अभिमुखीकरण। जब वह जान जाता है तत्पश्चात यह स्थिति आती है, पहले ये स्थिति नहीं आ सकती। ज्ञानात्मक के बाद आती है भावात्मक। जब व्यक्ति राजनीतिक विषयों के प्रति जान जाता है तो उसके मन में विचार पैदा होने लगते हैं, भावावेग आने लगते हैं, मनोवृत्तियाँ और अनुभूतियाँ उत्पन्न होने लगती है, तो वह स्थिति होती है भावात्मक अभिमुखीकरण।
और तीसरी स्थिति मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण, यानी व्यक्ति जान भी जाता है और मन में अनेक प्रकार के भाव आने लगते हैं, तो वह मूल्यांकन करने की स्थिति में हो जाता है। अच्छा है या बुरा है, गलत है या सही है, शुभ है या अशुभ है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो इस चीज़ का मूल्यांकन करने की स्थिति में आ जाता है राजनीतिक विषयों के बारे में। इसे इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लो आपकी क्लास में कोई एक बच्चा आता है, राम श्याम सीता गीता जो भी उसका नाम है, तो आपने उसे पहचान लिया कि इसका नाम राम है या इसका नाम सीता है, तो यह कौन सी स्थिति हुई? ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण। फिर जब वह क्लास में आपके साथ बैठता है तो अनेक प्रकार के भाव आपके मन में आने लगते हैं, क्योंकि आपने उसको जान लिया है। जानने के पश्चात भाव की स्थिति आती है कि क्या ये मेरा दोस्त बनेगा, क्या ये कक्षा में होशियार है, क्या इस बार ये टॉप करेगा, ऐसे भाव उसके विषय में उत्पन्न हो जाता है। ये अच्छा है या बुरा है, ऐसी स्थिति आती है मूल्यांकनात्मक। और जब हम उसके पास में भली भांति जान जाते हैं तो हम उसका मूल्यांकन करने लगते हैं, नहीं ये अच्छा है, नहीं ये बुरा है, नहीं ये टॉपर बन सकता है, नहीं ये डफर है, यानी यह मूल्यांकन। एक के बाद एक स्थिति आती है। इसी प्रकार से राजनीतिक संस्कृति के संदर्भ में राजनीतिक विषयों का उदाहरण लेते हुए समझते हैं। यानी किसी देश में कोई घटना होती है भ्रष्टाचार संबंधी। अब भ्रष्टाचार संबंधी घटना हुई, हमने पढ़ा, हमने सुना और जाना, ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण। कोई एक्शन रिएक्शन नहीं है, बस केवल जान लिया। फिर दूसरी है भावनात्मक। अब भावात्मक अभिमुखीकरण के अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि रिश्वत ली गई, किसने ली गई, किस व्यक्ति ने ली गई, और यह तो गलत हुआ। ठीक है, इस प्रकार का भाव हमारे मन में आने लगता है कि यह सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं है, ये गलत किया है, अपराध किया है, तब वह भावनाएं आने लगती है। और तीसरी स्थिति है उसका मूल्यांकन करने लगते हैं कि इस प्रकार का व्यवहार इस अधिकारी को नहीं करना चाहिए था, यह गलत किया, यह नहीं होना चाहिए था, यह हमारी राजनीतिक संस्कृति के अनुकूल नहीं है। तो अलग अलग शासन व्यवस्थाओं के अंतर्गत एक जैसी घटना घटने पर भी अलग प्रकार का अभिमुखीकरण होता है। उसी से निर्माण होता है उस देश की संस्कृति का। कुछ देश की संस्कृतियाँ ऐसी हैं जहाँ केवल ज्ञानात्मक की अवस्था है, कुछ देश की संस्कृतियाँ ऐसी हैं जहाँ भावात्मक और ज्ञानात्मक मिली जुली है, और कुछ देशों की संस्कृतियाँ ऐसी हैं जो ज्ञानात्मक, भावात्मक और मूल्यांकनात्मक तीनों स्तर पर है। उसी के आधार पर विपन्न राजनीतिक संस्कृति वाले देश, विकासशील राजनीतिक संस्कृति वाले देश और विकसित राजनीतिक संस्कृति वाले देशों का गठन होता है, यानी उनके बारे में जाना जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व कौन से हैं, यानी राजनीतिक संस्कृति का निर्धारण करने वाले तत्व। राजनीतिक संस्कृति का निर्धारण करने में अनेक तत्व होते हैं। मुख्य रूप से इन 5 तत्वों और अन्य सहयोगी तत्वों की हम लोग चर्चा करेंगे। यानी सबसे पहले हम लोग जानेंगे इतिहास के बारे में, फिर धार्मिक विश्वास, भौगोलिक परिस्थितियाँ, सामाजिक आर्थिक परिवेश और विचारधारा। उसके पश्चात हम लोग जानेंगे शिक्षा, तकनीकी जानकारी और व्यक्तियों का स्तर, आर्थिक स्थितियाँ किस प्रकार से किसी भी राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करती हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं इतिहास के बारे में कि इतिहास किस प्रकार से राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करता है या उसके विकास में सहायता प्रदान करता है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था का कोई इतिहास होता है, यानी कुछ राजनीतिक ऐतिहासिक परंपराएं होती हैं जिनका उस शासन व्यवस्था ने पूर्व में निर्वहन किया हुआ होता है। इन ऐतिहासिक परंपराओं का प्रभाव जो राजनीतिक संस्कृति होती है उस पर लगातार पड़ता है, यानी इतिहास का प्रभाव राजनीतिक संस्कृति के निर्माण पर पड़ता है। जैसे भारत का इतिहास रहा है कि भारत ने आज तक शांति की नीति अपनाई है, कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। और उससे पूर्व भी जब हम लोग अपने पुराणों के अंतर्गत, अपने उपनिषदों के अंतर्गत पढ़ते हैं तो भारत की संस्कृति के अंतर्गत हमेशा शांति का संदेश दिया गया है, हमेशा सबके प्रति अहिंसा का व्यवहार करने का संदेश दिया गया है। कभी भी
आक्रमण को अच्छा नहीं बताया गया है। केवल हम लोग यदि शस्त्र उठाते हैं तो अपनी रक्षा के लिए। इस प्रकार भारत का जो इतिहास है वही है इस शांतिवादी नीति के पीछे। इसी प्रकार से संवैधानिक परंपरा भारत में रही है। और जब अंग्रेज शासन करते थे तब भी, और उससे पूर्व जब राजा महाराजा यहाँ पर शासन करते थे तब भी वो लोग एक निश्चित नियमों के अनुरूप ही शासन किया करते थे। और संवैधानिक प्रणाली इस रूप में भी है भारत के अंतर्गत कि भारत के साथ अनेक राष्ट्र स्वतंत्र हुए थे, लेकिन वहाँ कई बार संविधान बने और बिगड़े, परंतु भारत ने अपने संविधान को एक साधारण किताब की भांति नहीं माना, अपितु संविधान को संवैधानिक दर्जा दिया और एक ऐतिहासिक परंपरा बनाई संवैधानिक संस्कृति की। इसी प्रकार से भारत की संस्कृति है संसदात्मक लोकतांत्रिक। स्थानीय शासन के माध्यम से हम लोगों ने मुख्यतः यहाँ पर शासन व्यवस्था को प्रारंभ से, यानी गुप्त काल मौर्य काल से यहाँ पर स्थानीय शासन को महत्ता दी गई है। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है और यहाँ के समाज का स्वरूप भी लोकतांत्रिक है। तो इस प्रकार से ये ऐतिहासिक जो परंपराएं हैं वे राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करती हैं। और जब अब आज हम राजनीतिक संस्कृति का निर्वहन करते हैं तो इन ऐतिहासिक जो परंपराएं हैं उनसे प्रभावित होकर उनका अनुकरण करते हुए करते हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग राजनीतिक संस्कृतियां होती हैं और अलग अलग ऐतिहासिक परंपराएं होती हैं। इसी कारण जो कुछ अर्धविकसित देश हैं वहां पर राजनीतिक संस्कृतियों के अंतर्गत हिंसक गतिविधियां देख सकते हैं, विभिन्न प्रकार के तोड़फोड़ वाले आंदोलन देख सकते हैं, अलोकतांत्रिक कार्य देख सकते हैं, क्योंकि वहां की राजनीतिक संस्कृति इसी प्रकार की रही है। अगला उदाहरण लेते हैं इंग्लैंड। इंग्लैंड के अंतर्गत जो राजनीतिक संस्कृति है निरंतरतावादी और परंपरावादी राजनीतिक संस्कृति है। निरंतरतावादी राजनीतिक संस्कृति कैसे है कि वहाँ के लोग परिवर्तन को आत्मसात कर लेते हैं और परिवर्तन को इस रूप में आत्मसात करते हैं कि किसी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं, कोई खून खराबा नहीं। जहाँ की इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति इसीलिए तो विख्यात है। और दूसरी विशेषता इंग्लैंड के नागरिकों की इंग्लैंड की राजनीतिक व्यवस्था की है वह है परंपरावादी, यानी इंग्लैंड के लोग अपनी परंपराओं को बहुत महत्व देते हैं। इसीलिए तो इंग्लैंड की शासन व्यवस्था के अंतर्गत संविधान जैसी कोई चीज़ नहीं है, केवल 7 अभिसमय है और परंपराओं के आधार पर ही शासन व्यवस्था का निर्वहन करते हैं। परंपराओं को सम्मान करने की आदत के कारण ही तो इंग्लैंड में आज भी राजतंत्रात्मक प्रतीकात्मक रूप में स्थापित है, यानी लोकतंत्र के साथ राजतंत्र व्यवस्था भी इंग्लैंड के अंतर्गत स्थापित है। इसी प्रकार से हम फ्रांस का उदाहरण ले सकते हैं। तो फ्रांस की राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत फ्रांस की जो ऐतिहासिक क्रांति हुई है 1789 की, जिसका नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व था, उसका प्रभाव फ्रांस की राजनीतिक संस्कृति पर देखा जा सकता है। तो अलग अलग देशों की राजनीतिक संस्कृति का निर्माण अपने अपने इतिहास, अपने अपने ऐतिहासिक परंपराओं के अनुरूप होता है। नेक्स्ट है धार्मिक विश्वास। धार्मिक विश्वास भी राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अनेक देशों के अंतर्गत ऐसी स्थितियां होती हैं कि धार्मिक विश्वासों के आधार पर ही राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत संस्थाओं का निर्माण होता है, राजनीतिक संस्थाओं का संचालन होता है। और कुछ देश तो ऐसे हैं जहां पर धार्मिक संस्थाएं ही राजनीतिक व्यवस्था का संचालन करती हैं। वो विभिन्न प्रकार की राजनीतिक संस्कृति का निर्वहन करते हैं जो धर्म से इन्फ्लुएंस है, धर्म से प्रभावित है। और कुछ देश ऐसे हैं जहां धर्म और धार्मिक विश्वासों को प्रमुखता दी जाती है। इसके कारण वहां की राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत धर्म एक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लेता है। राजनीतिक संस्कृतियों को प्रभावित करने के रूप में धर्म इस प्रकार से भी है कि सभी धर्म मानवता का संदेश लेते हैं, लेकिन कुछ धर्मों के साथ जब कट्टरता जुड़ जाती है, कुछ धर्मों के साथ इस प्रकार के आडंबर ज़्यादा जुड़ जाते हैं जो अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास करने लगते हैं, उस स्थिति के अंतर्गत वह धर्म का स्वरूप संकीर्ण हो जाता है। तो उस संकीर्ण स्वरूप से प्रभावित राजनीति संकीर्ण राजनीति होगी। और जब धर्म का स्वरूप सकारात्मक होगा, मानवता को संदेश देने वाला होगा, मानवता की सेवा करने वाला होगा, तो वह व्यापक राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करेगा। धार्मिक विश्वास से प्रभावित कुछ राजनीतिक संस्कृतियां हैं, जैसे कि पाकिस्तान,
बांग्लादेश और इजराइल, इन देशों की संस्कृतियाँ धार्मिक विश्वास और धार्मिक परंपराओं से बहुत अधिक प्रभावित है। अगला अध्ययन करते हैं भौगोलिक परिस्थिति। किसी देश का भूगोल भी उस देश की राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में सहायक होता है। कोई एक निश्चित भूखंड, उस भूखंड का आकार यानी समुद्र के किनारे है कि नहीं, चारों तरफ पहाड़ हैं या किस प्रकार की स्थिति है, या उस भूखंड की ज़मीन कैसी है, उपजाऊ है कि नहीं है, या बंजर ज़मीन है, या यह सब होने के साथ साथ उस भूखंड पर संसाधन कैसे हैं, क्या संसाधन आर्थिक स्थिति उन्नत करने वाले हैं, उस भूखंड पर रहने वाली जनसंख्या की प्रवृत्ति कैसी है, जनसंख्या क्रियाशील है या निष्क्रिय है, आदि स्थितियाँ भौगोलिक परिस्थिति के अंतर्गत आती हैं। यानी किसी भौगोलिक भूखंड की स्थिति, उस भूखंड का प्रकार, उस भूखंड पर उपलब्ध संसाधन और उस भूखंड पर रहने वाली जनसंख्या की प्रवृत्ति राजनीतिक संस्कृति के निर्धारण में सहायक होती है। इंग्लैंड के लिए कहा जाता था कि इंग्लैंड का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। पूर्व से लेकर पश्चिम तक सब तरफ इंग्लैंड का राज था। स्थितियाँ यह थी कि इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति इसके पीछे थी। इंग्लैंड की जो भौगोलिक संरचना थी, वह उसकी अवस्थिति थी, वह थी इस स्थिति का कारण। तो अलग अलग देशों की भौगोलिक स्थितियाँ उनकी राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करती हैं। कई बार ऐसे होता है कि दो बड़े राष्ट्रों के बीच एक छोटा सा राष्ट्र होता है, तो वह कभी भी एक स्वतंत्र राजनीतिक संस्कृति का निर्माण नहीं कर पाता, क्योंकि वह उन दोनों राष्ट्रों पर निर्भर होता है। उन दोनों राष्ट्रों में से किसी एक को उसे खुश करना होता है, जिसका उदाहरण है नेपाल। इसी प्रकार से जो भारत है वह विशाल भौगोलिक परिस्थिति वाला देश है, और भौगोलिक स्थिति के साथ यहाँ विभिन्न प्रकार की विविधताएं भी हैं। यहाँ जनसंख्या की दृष्टि से भी विविधताएं हैं। यहाँ के लोगों के रीति रिवाज, परंपराएं और अनेक प्रकार की संस्कृतियाँ हैं। यानी विविधता में एकता वाली संस्कृति है यहाँ। और भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वह भारत को सशक्त बनाती है, मजबूत बनाती है। भारत के मुकाबले जो छोटे यूरोपियन और अफ्रीकन देश हैं वो इस प्रकार की संस्कृति का निर्वहन नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी भौगोलिक स्थिति भारत जैसी नहीं है। माना जाता है कि ठंडे प्रदेशों की जो राजनीतिक संस्कृति होती है वह गर्म प्रदेशों की बजाय अधिक स्थिर होती है और अधिक गतिशील होती है, और ठंडे प्रदेशों के अंतर्गत लोकतंत्र अधिक कायम होता है, क्योंकि वहाँ की जनता शांत स्वभाव की होती है। यह एक मान्यता है, और ठंडे प्रदेश होना भी भौगोलिक परिस्थिति के कारण ही संभव होता है। इस प्रकार से जो भौगोलिक परिस्थिति है वह किसी देश की राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में सहायक होती है। नेक्स्ट है सामाजिक आर्थिक परिवेश। किसी भी देश का सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, जातीय परिवेश होता है वह राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में सहायक होता है, राजनीतिक संस्कृति के विकास में सहायक होता है और बाधक भी होता है। यदि उस समाज के अंतर्गत जाति के आधार पर विभिन्नता है, यदि उस समाज के अंतर्गत विभाजन है विभिन्न आधारों पर, चाहे वह धार्मिक रूप से हो, चाहे वह जातिगत रूप से हो, चाहे वह अन्य किसी रूप में हो, इस प्रकार से यदि उस समाज के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आडंबर व रूढ़िवादिता होती है तो वह उस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करते हैं। और यदि सामाजिक रूप से मजबूत, आर्थिक रूप से मजबूत समाज है, परिस्थितियां हैं, तो एक मजबूत राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। जैसे कि मध्य पूर्व के देशों की राजनीतिक संस्कृति धर्म से प्रभावित है, क्योंकि वहाँ का जो सामाजिक जीवन है वह धर्म से बहुत अधिक प्रभावित है। इसी प्रकार से जो आर्थिक परिवेश है, आर्थिक स्थितियां हैं, उसके कारण देशों की अलग अलग स्थितियां होती हैं, विपन्न हैं, विकासशील हैं, विकसित हैं। अब जो विपन्न और जो विकासशील हैं उनकी राजनीतिक संस्कृति विकसित देशों की राजनीतिक संस्कृति की अपेक्षा हमेशा कमज़ोर होती है, क्योंकि जो आर्थिक रूप से विपन्न देश हैं उन देशों की जो जनता है वह अपने आर्थिक संसाधनों की खोज में लगी रहती है, अपने रोजगार तलाश के अंतर्गत लगी रहती है, जबकि जो विकसित देश हैं
उनकी राजनीतिक संस्कृति अपेक्षाकृत मजबूत होती है, अधिक सशक्त होती है, क्योंकि उनकी जो जीवन शैली होती है उसके अंतर्गत आर्थिक जो स्थितियां होती हैं, आर्थिक चुनौतियां होती हैं, उनका सामना नहीं करना पड़ता। तो इस प्रकार से जो सामाजिक आर्थिक परिवेश है वह भी किसी देश की राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में सहायक होता है। नेक्स्ट है विचारधाराएं। विचारों का समूह विचारधारा कहलाता है। विचारधाराओं का प्रभाव भी राजनीतिक संस्कृति पर पड़ता है और वह राजनीतिक संस्कृति को अनेक रूपों में निर्मित करता है। जैसे कि उदारवाद जो कहता है कि व्यक्तियों को खुला छोड़ दो, पूंजीवाद जो उद्योगपतियों के पक्ष की बात करता है, मार्क्सवाद जो सर्वहारा वर्ग की बात करता है। तो अलग अलग वर्गों के हितों की बात करने के कारण, अलग अलग हितों की पैरवी करने के कारण विचारधाराएं अलग अलग संस्कृतियों का निर्माण करती हैं। लोकतांत्रिक विचारधाराएं जिसके अंतर्गत जैसे हम माने स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुत्व है, न्याय है, ऐसी विचारधाराएं अलग प्रकार की राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करती हैं। तो यदि विचारधाराओं का दृष्टिकोण देखें तो वह वैश्विक रूप से पूरे विश्व के संदर्भ में राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करता है कि वह राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है विचारधाराएं। अब विचारधाराओं के निर्माण में किसी देश की जो तकनीकी प्रगति होती है या जो मीडिया होता है तथा प्रेस और शिक्षा होती है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके कारण राजनीतिक विचारधाराओं का निर्माण होता है और राजनीतिक विचारधाराओं के परिणाम स्वरूप राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। अन्य महत्वपूर्ण कुछ ऐसे तत्व हैं या निर्धारक तत्व हैं जो राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में सहायक होते हैं। उनकी भूमिका को भी हम नगण्य नहीं मान सकते। जैसे कि किसी देश में शिक्षा का प्रसार और शिक्षा का स्तर, शिक्षा कितने लोगों तक उपलब्ध है और किस स्तर की उपलब्ध है, किस रूप में उपलब्ध है, केवल रोजगार दिलाने तक ही या उनका बौद्धिक विकास करने तक भी है, ताकि वे राजनीति के अंतर्गत अधिक क्रियाशील होकर अपनी भूमिकाएं निभा पाएं। और यदि शिक्षा का स्तर सभी तक उन्नत किस्म का है और शिक्षा का प्रसार भी सभी लोगों तक है, ऐसी स्थिति में एक क्रियाशील राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। नेक्स्ट है प्रेस और मीडिया। जैसा मैंने अभी बताया कि राजनीतिक विचारधाराओं के निर्माण में भी प्रेस और मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये जनसंचार के मुख्य साधन होते हैं जो जन जन तक जन जन की बात पहुंचाते हैं और एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करने के प्रमुख साधन होते हैं। और प्रेस और मीडिया की यदि स्वतंत्रता है और यदि उसका अस्तित्व है और वे सही बात को सही रूप में स्पष्ट कर पाते हैं, सब तक पहुंचा पाते हैं, बता पाते हैं, तो राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है भाषा और रीति रिवाज। प्रत्येक देश के अंतर्गत अनेक प्रकार की भाषाएं, रीति रिवाज, परंपराएं और विविधता होती है, क्योंकि कोई भी देश एक प्रकार की संस्कृति का संभवतः निर्वहन नहीं करता। और ये भाषा और रीति रिवाज में सामंजस्य स्थापित करना उस व्यवस्था के सम्मुख एक मुख्य चुनौती होती है। और राज की जो राजनीति है, शासन का जो स्वरूप है, वह उस देश की भाषा और रीति रिवाजों से प्रभावित होता है और जिनके कारण एक अलग प्रकार की राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। यानी ये भी राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में सहायक होते हैं। इसी प्रकार से तकनीकी प्रगति जो आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है और तकनीकी प्रगति के कारण भी राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है, यह भी राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में सहायक होता है। जैसे कि आज बात ही की जाने लगी है कि वर्चुअल चुनावी रैलियां होनी चाहिए, वर्चुअल चुनावी सभाएं होनी चाहिए, जिनके माध्यम से जनता को राजनेता संबोधित कर सके और अपनी बात कह सके। कि कोविड-19 ने इस तकनीकी प्रगति को और भी अधिक बढ़ाने पर मजबूर कर दिया है, और भी अधिक सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस प्रकार से किसी भी देश की जो तकनीकी प्रगति है वह उस देश की राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में सहायक होती है। तो हम लोगों ने राजनीतिक संस्कृति के प्रमुख घटक अभिमुखीकरण और राजनीतिक विषय तथा राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक अनेक तत्वों के बारे में जाना। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे राजनीतिक संस्कृति के बारे में। तब तक विदा दीजिए।
जय हिंद, जय भारत।